हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रस्टी साइंस। तो आज हम डिस्कस करते हैं DSSS नेचुरल साइंस के आगे वाले क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे इस पेपर के, और 181 नंबर क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन विच इज़ नॉन काज फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओजोन लेयर है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर होती हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर। तो जो स्ट्रेटोस्फियर होती है वो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक फैली हुई है, और इसमें स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या काम करती है? जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, और अगर ओजोन लेयर ना हो तो वो डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएंगे, और उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ हो जाएगा? स्किन कैंसर का डिजीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इन 1674 प्रूव दैट एयर इज नॉट एन एलिमेंट बट ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस वन ऑफ विच इज़ एक्टिव एंड अदर इज़ नॉन एक्टिव। तो 1674 में किसने इस बात को प्रूव किया था कि एयर जो होती है वो मिक्सचर होती है टू सब्सटेंसेस का, और उन टू सब्सटेंसेस में से एक एक्टिव होता है और एक नॉन एक्टिव होता है। तो ये किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी? ये की गई थी जॉन मायो के द्वारा। ठीक है, जॉन मायो के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। डेड प्लांट एंड एनिमल रिटर्न नाइट्रोजन टू सोइल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैसे वो सोइल को वापस नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं? तो अमोनियम कंपाउंड की फॉर्म में डेड प्लांट और एनिमल हैं वो नाइट्रोजन को रिटर्न कर देते हैं टू द सोइल। नेक्स्ट जो है वो है 184 क्वेश्चन। इन वाटर साइकिल द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज नोन एज। तो सॉइल से वाटर का जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परकोलेशन बोलते हैं, परकोलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 185 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन किसकी वजह से नहीं होता? सबसे पहले लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइसी फायरवर्क, जो क्रैकर होते हैं एक तरीके से, उनको उनके लिए है, तो वो भी नॉइस पॉल्यूशन का कारण होते हैं। थर्ड ऑप्शन है थंडर, यानी कि बिजली की गर्जन। और फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो जो उद्योग होते हैं उनमें जो उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो मशीनें चलती हैं उसकी वजह से जो नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो इसमें जो थंडर है, बिजली की गर्जन है, उसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है। बाकी सारे जो हैं उनकी सभी की वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच इज़ कंसर्न विद द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड एज। तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हमें बताया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, फसलों के उत्पादन के बारे में, और उसके प्रबंधन, खेतों के प्रबंधन के बारे में। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी, और हिंदी में उसको बोलते हैं शस्य विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। पंपकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, गोर्ड, कुकुम्बर, रेड चिलीज, टोमेटोज, सनफ्लावर, ये सारे कौन सी फसल के टाइप हैं? तो फसल जो होती हैं वो 3 टाइप के होते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद की फसल। तो खरीफ फसल और रबी फसल, इनका टाइमिंग अलग अलग होता है, लेकिन इनके बीच में जो गैप होता है मार्च से लेके जून तक का, उसमें जायद की फसलें आती हैं। और ये जितनी भी फसलें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कद्दू, तरबूज, लौकी, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी, तो ये सारी की सारी जायद फसल के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। किसको हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड का यूज़ करते हैं? किसमें? कौन सी फसल उगाने में? तो वीट में, कुकुम्बर में, ऑरेंजेस में, या राइस में? तो राइस के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ करते हैं। जो पौधे होते हैं उनको हम एक एक करके पौधे को जो ज़मीन है उसमें लगाते हैं। तो राइस जो है वो ट्रांसप्लांटेशन मेथड के द्वारा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ सेशन लास्ट्स
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। जो खरीफ की फसल होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, खरीफ का क्या होता है, रबी का क्या होता है, जायद का क्या होता है, ये सभी हमें ध्यान रखने हैं। तो जून से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम होता है वो खरीफ की फसल के लिए होता है, और नवंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है वो रबी की फसल का है, और मार्च से जून तक का जो बीच का टाइम पीरियड हो गया वो जायद की फसल का है, जिसमें हम ये सब्जियां वगैरह लगाते हैं जो कि 2-3 महीने के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीड कंट्रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में जो वीड होते हैं, जो खरपतवार उग जाते हैं, उसको कंट्रोल करने में कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले इंटरक्रॉपिंग होती है, अंतरा फसलीकरण, जिसमें 1 या 2 फसलों को हम इकट्ठा उगाते हैं जिससे वीड्स जो खरपतवार होते हैं जो कम अमाउंट में उगते हैं। फिर है क्रॉप रोटेशन, बदल बदल के फसलों को बोना। फिर है ट्रांसप्लांटेशन। फिर उसके बाद है मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। तो बाकी सब प्रोसेस से हम वीड्स को कम करते हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है इसमें हम वीड्स को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चावल की फसल को उगाने का एक मेथड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी का है। लास्ट के 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथडोलॉजी से आते हैं। तो क्या है इसमें 191 क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है। तो धारा 29 जो है ये किसके बारे में बताती है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों में आमतौर पर किस उम्र तक प्रारंभिक कल्पनात्मक भय गायब हो जाता है। जो बच्चों को बचपन में भय दिया जाता है, किसी चीज़ का डर दिया जाता है, वो कब खत्म हो जाता है, जो कल्पनात्मक होता है पूर्ण रूप से। तो 12 साल के बाद बच्चे का जो ये कल्पनात्मक भय है ये अपने आप गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भेदभाव भारत में कक्षाओं में देखा गया है। तो भारत में जो कक्षाओं में है कौन सा भेदभाव देखा गया है, लड़कों को अधिक शैक्षणिक सहायता मिलती है। बिल्कुल सही बात है, ये देखा गया है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक शैक्षणिक सहायता मिलती है। पेरेंट्स बच्चे को, लड़के को पढ़ाने में ज़्यादा सहायता करते हैं। और शिक्षक लैंगिक भूमिकाओं से विचलित होने पर लड़कियों की कड़ी आलोचना करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही हैं, और भारत में ये दोनों प्रकार के लिंग भेदभाव देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति में एक कदम नहीं है। तो समस्या को भांपना, ये भी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति में है। समस्या का विश्लेषण करना, उसको खोल के देखना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं। समस्या को हल करने के चरणों को रटना, तो ये रटना इसमें नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करना है तो उसको अच्छी भली भांति प्रकार से जानना होगा। उसको रटने से वो उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। और डेटा एकत्रित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो 3 ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि समस्या को हल करने के चरणों को रटना किसी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति का एक कदम नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टेटमेंट लिखते हैं, और एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। किसने कहा कि सबसे उपयोगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण खुले दिमाग, आलोचनात्मक दिमाग और साक्ष्य के लिए सम्मान, निलंबित निर्णय, बौद्धिक ईमानदारी, राय बदलने की इच्छा, सत्य की खोज, जिज्ञासा, तर्कसंगत सोच आदि रखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है, भास्कर राव जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा ये दी गई है। तो ये विज्ञान के सिलेबस से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, और ये इनके द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन संकलात्मक निर्धारण की एक विशेषता है। तो इसमें से कौन सी विशेषता है ये हमें बतानी है। इसे पाठ्यक्रम के अंतिम चरण में उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रेड की ज़्यादा महत्व नहीं है, तो ये गलत बात है। यह प्रक्रिया उन्मुख है, ये भी गलत है। ये छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला हो सकता है। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा हो सकती है औपचारिक और अनौपचारिक। तो शिक्षा दोनों तरीके से हो सकती है,
औपचारिक जिसमें हमारे उद्देश्य फिक्स होते हैं, कोई अचीवमेंट हमें करनी है तो वो शिक्षा औपचारिक होती है। और अनौपचारिक शिक्षा तो दोनों ही तरीके की हो सकती है। अनौपचारिक वो होती है जो जैसे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो वैसे उसकी स्टडी में कुछ काम नहीं आने वाली, लेकिन बच्चा जो है सोशल बनता है इससे, तो दोनों प्रकार की शिक्षा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें सीखने के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम रणनीतियां और गतिविधियों का वितरण और सीखने के परिणामों के आंकलन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। तो पाठ योजना जो है एक ऐसा विशिष्ट योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा केंद्र के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितनी वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं? तो 9 वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा केंद्र के अनुसार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्या है? सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए गतिविधियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखने की सलाह नहीं दी जाती? तो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ध्यान में नहीं रखते जब हम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को डिज़ाइन करते हैं? तो गतिविधियाँ संख्या में यथोचित रूप से बड़ी और विविध होनी चाहिए, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। गतिविधियों को छात्रों पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, इस तरीके की बात को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो हम ध्यान में किसको नहीं रखते? छात्रों को सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है बच्चा जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको उसी में कर देना चाहिए, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए सारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। गतिविधियां छात्रों की रुचि और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। बाकी सभी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट ऑप्शन है तो ये हमें छांटना था। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस पेपर के साइंस के, और यहाँ पे हमारा जो है ये पेपर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।